माननीय प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को पिछले सेशन में लाया था, यानी 8/8/2025 को। फिर दोबारा इस प्रश्न को मजबूरन लाना पड़ा है अध्यक्ष महोदय। और मजबूरी क्या है, मैं आपको बताऊं कि मजबूरी यह है, केवल 2 मिनट समय लूंगा पूरे इन चीजों को रखने के लिए। उस समय उसकी भी कापी मेरे पास है कि सरकार ने, यानी माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि पॉलिटेक्निक में जो एनबीएल लोग हैं, यानी जो जरूरत के आधार पर जो इनकी बहाली हुई है, ऐसे प्राध्यापकों को हम प्रायोरिटी देंगे, हम विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था अध्यक्ष महोदय 28/8/2025 को, और विभाग ने अधियाचना उसके पहले ही भेज दिया 5/5/2025 को। इसके बाद सरकार ने कुछ विचार नहीं किया, उसके विज्ञापन आ गए, तब मुझे मजबूरन इस प्रश्न को विधानसभा में लाना पड़ा है सरकार के सामने आग्रह पूर्वक। और अध्यक्ष महोदय, मुश्किलात ये है उसमें कि जिस प्रकार की शर्तें दी गई है, ये एआईसीटी कहता है कि भाई उसके बेस होंगे पॉलिटेक्निक में बीटेक, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। इन्होंने कह दिया कि नहीं, एमफिल लेंगे, पीएचडी लेंगे, हम एमटेक लेंगे। और जो बहाली के जो मार्क्स दिए अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको कि बीटेक में मात्र 10 मार्क्स और एमफिल में 15 मार्क्स, एमटेक में 15 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स है उनके क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स है उसमें, और हम मात्र 10 मार्क्स में अटक जाते हैं। और अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वो भी लेटर है जिस लेटर में जिसमें वो बहालियां हुई उन लड़कों की, इन्होंने उनको मजबूर किया कि एफिडेविट दो, तुम आगे का क्वालिफिकेशन भी नहीं ले सकते। सब बच्चों ने एफिडेविट करके ये जमा भी किया अध्यक्ष महोदय, सारे लड़कों ने, उसकी भी कॉपी है मेरे पास। लगभग सारे लोगों ने एफिडेविट करके दिया। आज स्थिति ये है कि अगर ये बहाली हुआ अध्यक्ष महोदय, तो इस बहाली के बाद एक बच्चे का बहाल नहीं हो पाएगा। और ये अंक कितना दे रहे हैं उन्हें? 5 मात्र। 5 और 10 15 ही हो पाता है, हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे। और आप पीएचडी वाले, गेट वाले, एमटेक वाले तमाम लोगों को लेकर के, और फिर इनका भविष्य क्या होगा, ये मुश्किल में है। और मैं एक उनके केवल ध्यान में फिर उत्तर ले लूंगा उनसे। ये सारी चीज मैंने आग्रह पूर्वक उनसे मिलकर भी कहा है कि इन पर आप विचार करें। और अध्यक्ष महोदय, मैं मूल विषय कहना चाहता हूं कि ये केवल यही की बात नहीं है। हरियाणा सरकार ने सामंजन कर लिया पूरे एनबीएल के लोगों को। बिहार ने जब बहाली की तो उन्होंने लिखित परीक्षा लिया, बेस तो बीटेक ही हुआ, लिखित परीक्षा लिया और उसको 25 अंक दिया, 5 अंक 1 ईयर, मैक्सिमम 25 अंक दिया अध्यक्ष महोदय। अगर 25 अंक हम देते तो फिर इसमें कुछ ना कुछ उसको वेटेज मिलता और ये इन लड़कों का कुछ हो पाता। अब तो इनका रिजल्ट 0 आएगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा पहला आग्रह होगा इनसे कि सरकार ने जब कह दिया, ये घोषणा कर दी कि हम विचार करेंगे, तो सरकार अधियाचना जो भेजी है उसको वापस ले, इस पर विचार करें, क्योंकि इनके भविष्य का सवाल है। वे अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और नहीं दे रहे, तो आपको बताऊं एक बात, ये कह रहे कि इससे गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा। पिछले बार जो मैं माननीय मंत्री का उत्तर सुन रहा था, इधर इन्होंने अधियाचना भेज दी और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि फिर से एनबीएल की बहाली इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने मांग लिया। अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के भी कॉपी मेरे पास है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने एनबीएल की बहाली कर दी है कि नहीं, एनबीएल, हम एनबीएल के ही लोगों को लेंगे। अगर गुणवत्ता ही इनसे नहीं होता तो फिर एनबीएल की बहाली क्यों? इसलिए ये गुणवत्ता से सवाल नहीं है, सवाल है जिन्होंने 15 वर्षों तक इस राज्य में अपनी सेवा दी है और 92% लोग उसमें से अध्यक्ष महोदय, झारखंड के बच्चे 92%। अगर एक में गलत हूं तो मैं चुनौती देके कह सकता हूं इन चीजों को। इसलिए सरकार को आग्रह होगा कि सरकार इस पर इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए विचार करे, अधियाचना को वापस ले और इतना वेटेज दे ताकि इनका भविष्य भी सुरक्षित हो और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चले। यही मेरी मांग है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ साथी प्रदीप जी की तमाम बातें आ गई।
दो तीन विषय उन्होंने जो उठाए उस पर इस सदन को आपके माध्यम से क्लैरिफिकेशन देना बहुत आवश्यक है, नहीं भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। माननीय सदस्य ने कहा कि नीड बेस लेक्चरर की नियुक्ति के लिए बाद उनसे यह एफिडेविट लिया गया कि वो आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। मान्यवर विभाग की मान्यता यह थी कि घंटी आधारित या नीड बेस लेक्चरर अगर रेगुलर या नियमित कोर्स किसी संस्थान से करते हैं तो वैसी स्थिति में जिस काम के लिए उनको बहाल किया गया है वहां पर वो काम नहीं कर पाएंगे। नतीजतन स्थिति ये बनी कि जहां के लिए उनको मान लिया जाए भागा, धनबाद में भागा की पॉलिटेक्निक के लिए उनको रखा गया और उन्होंने एनआईटी जमशेदपुर से पीएचडी की डिग्री के लिए प्रस्ताव दिया, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती थी। माननीय सदस्य को शायद जिनके माध्यम से उन्हें सूचना प्राप्त हुई है, ये उन लोगों ने पूरी तरीके से नहीं बताया होगा। मैं आपके माध्यम से उनको करेक्ट करना चाहूंगा कि आवश्यकता आधारित एनबीएल को उच्चतर शिक्षा हेतु दिए गए एनओसी की विवरणी मेरे पास मौजूद है, जिसमें जिसने भी विभाग से विधि पूर्वक अनुमति मांगी कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, तो विभाग ने उसको अनुमति प्रदान की है। अब उनके दूसरे विषय पर हम आते हैं मान्यवर, ये अगर माननीय सदस्य चाहें तो उनके आपके माध्यम से उनको भेज सकते हैं। दूसरे विषय पर आते हैं मान्यवर कि पूर्व में भी हम लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप से पिछले सत्र में भी मैंने कहा था कि जो उनको वेटेज देने के मामले हैं वो वेटेज विभाग निश्चित रूप से देगा। विभाग की भी सहानुभूति है कि जिन लोगों ने इतना लंबा समय गुजारा है उनको कुछ न कुछ अधिमानता मिले जिससे कि वो नौकरियों में सुयोग्य तरीके से आ सके। विज्ञापन में प्रत्येक वर्ष की उनके अध्यापन के लिए एक वेटेज का प्रावधान किया है, लेकिन ये अधिकतम 5 वेटेज है मान्यवर। और 5 वेटेज देने के पीछे हमारी भी तकनीकी बाध्यताएं थी। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि जेपीएससी परीक्षाएं कंडक्ट करती हैं। जब हम लोगों ने इस विषय में जेपीएससी से उनका मंतव्य मांगा तो जेपीएससी का स्पष्ट कहना था कि 5 अंक से अधिक की अधिमानता हम नहीं दे पाएंगे। तीसरा विषय माननीय सदस्य ने कहा कि हम लोगों ने एनबीएल का फिर से अधियाचना किया, तो मान्यवर जेपीएससी के माध्यम से जिस नियमावली के तहत ये बहाली आज हो रही है, यह नियमावली 2015 में बनी थी। जेपीएससी इतना ओवरलोडेड है, जिस तरीके से सारे मसले कोर्ट जाते हैं, जिस तरीके से सारी चीजें उलझती हैं, तो एक सतत या निरंतर प्रक्रिया में हम लोग बहाली नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब सवाल छात्रों के भविष्य का है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एनबीएल को लेने का प्रावधान है। और मैं बहुत स्पष्ट आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहता हूं कि एनबीएल के लिए जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ था तो उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में यह लिखा हुआ था कि यह नियुक्ति उनकी 65 वर्ष अथवा नियमित बहाली तक है। तो मैं यह मानता हूं कि आज जिस माने मुख्य बॉडी में जो माननीय सदस्य ने कहा कि एआईसीटी के नॉर्म्स का अनुपालन नहीं हुआ है, अगर वो चाहेंगे तो उस पर भी मैं विस्तार से बोल दूंगा। यूजीसी के गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए एआईसीटी सिर्फ ये तय करता है कि इस पद के लिए अर्हता क्या होगी। विभाग अगर यह देखता है कि स्नातक स्तर को 10 अंक, स्नातकोत्तर को 15 अंक, तो स्वाभाविक तौर पर जिसने ज्यादा पढ़ाई की है तो उसको ज्यादा अंक मिलेंगे। फिर भी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने पीएचडी का परमिशन भी दिया है, बहुत सारे लोगों ने पीएचडी की भी है। 5 अंक की अधिमानता भी हम उनको दे रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि उसमें जो बेहतर योग्यताधारी है वो निश्चित रूप से इस परीक्षा में आ जाएंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैंने जिस प्रश्न को उठाया वो तो जो विषय पहले से था उन विषयों को केवल उन्होंने रखा। मैं कह रहा हूं ये कि जो विज्ञापन निकला, एआईसीटी कहता है कि हमारा बेस बीटेक होगा यानी ग्रेजुएशन होगा। हाई स्कूलों में शिक्षक का बेस ग्रेजुएशन होता है। क्या एमए में हम अलग से अंक देते हैं? उसके बेस हम बीएससी रखते हैं अध्यक्ष महोदय। और हम इतना अंक ना दे दें कि जो बेस को हमें बेस में 50 मार्क्स देना चाहिए था, तब आपको लगता है कि नहीं इन्होंने बेस को मान्यता दिया। आपने तो बेस को तोड़ने का प्रयास किया। बेस जो बीटेक है उसको मात्र 10 अंक दिया और 10 अंक देने के कारण वो बेचारे पीछे हट जाएंगे।
आप एमटेक को 15 दे रहे हैं, एमफिल को 15 दे रहे हैं, तो फिर ये जो बीटेक जो बेस है वो बेस कहाँ रहा? वो बेस तो रहा नहीं। जब बेस इसलिए है कि भाई बीटेक हमारा मूल है, बीटेक तक ठीक है, आगे की योग्यता को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये होता है कि प्रायोरिटी देना। प्रायोरिटी देने का मतलब ये नहीं कि उसे अंक दे देना। अध्यक्ष महोदय, दोनों अगर बराबर की डिग्री पर आ जाए कि दोनों के अंक अगर 50-50 हो जाए और कोई एमटेक वाले लोग आ जाए तो एमटेक को हम प्रायोरिटी देंगे। ये होता है तरीका। तब होता है कि आपने बेस को वैल्यू दिया। आपने एआईसीटी के नॉर्म्स का उल्लंघन किया है और ये साफ शब्दों में है कि आपने एआईसीटी के नॉर्म्स का ये उल्लंघन है। आप अगर हाई स्कूलों की शिक्षक की बहाली करते, बेस अगर आपने बीएससी रखा, आप एग्जाम लीजिए, आपको कहां मना कर रहा है? वहां तो लोग क्वालिफाई भी कर पाते। हम तो ऐसे हो गए कि हम जो 15 बरस पढ़ाए अध्यक्ष महोदय, हमारी सेवा भी गई, हमारा उम्र भी गया और हम अब वहां के पद से भी जबरदस्ती हटाए जाएंगे। इस प्रकार की बहाली और आपके भर्सन है। मैं मूल विषय इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि आपके भर्सन है। आपने कहा था कि हम पुनर्विचार करेंगे और जब आपने कहा उसके पहले विभाग ने भेज दिया, तो फिर पुनर्विचार कहाँ हुआ जो आपने भेजा विभाग के पास? पुनर्विचार तब होता कि 5 के बदले और दूसरे राज्यों में 25 अंक दिए गए। फिर जेपीएससी अलग से कैसे कहेगा? जेपीएससी तो जो विभाग तय करेगा उसके अनुसार जेपीएससी को परीक्षा लेनी है। जेपीएससी कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो अपने अनुसार तय करेगा कि नहीं हम आए। अगर एनसीटी जैसे तय करता है अध्यक्ष महोदय कि नहीं अभी लोगों को क्या कहते हैं ट्रेंड होना जरूरी है, स्टेट या जेट पास होना जरूरी है, तो क्या बीपीएससी की बहाली कह सकता है कि नहीं हम जेट टेट वाले को नहीं लेंगे? तो सरकार जो तय करेगी बीपीएससी को उस अनुसार चलना होगा। सरकार बीपीएससी का नहीं है का मनसा सुन लेते हैं। बस मेरा इतना ही आग्रह होगा कि इन पर विचार हो, ऐसे लोगों का कैसे बहाली हो इस पर। और आपसे मैंने मिलकर भी कहा था और सरकार की पूरी चीजें संज्ञान में है। ये उत्तर और प्रश्न के लिए यह प्रश्न नहीं लाया गया है, ये लाया गया है समाधान के लिए। मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा कि आप उत्तर दे सकते हैं, आप मुझे अनुत्तर कर सकते हैं, लेकिन इसके भाग्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसे लोग हताश और निराश होंगे। आज सैकड़ों लोग ऐसे, हजारों लोग काम कर रहे हैं, आप उनको वेटेज दीजिए। मेरा इतना ही आग्रह होगा, वेटेज देने का प्रयास कीजिए। मेरा इससे ज्यादा कोई उत्तर नहीं चाहिए, बस यही आग्रह होगा। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, एआईसीटी जो नियामक संस्था है, आप हस्ताक्षरी हैं क्या? सब सुन लीजिए, बोलिए। आप इसमें हस्ताक्षरी नहीं है वो आप? अच्छा बोलिए। अच्छा सूचना में बोलिए, सूचना में हस्ताक्षरी है सर। तो मेरे पास जो टाइप का कॉपी आया है, तो पास टाइप आ गया सर, मूल कॉपी ठीक है हस्ताक्षर। चलिए मान लिया आप लोगों का बात। नहीं बोलिए, कुछ बोलना चाहते बोलिए। इसमें जो ये महत्वपूर्ण है मामला, और ये मामला ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पहले से सेवा देते आ रहे हैं महोदय, इसलिए उनके भविष्य पर भी चिंता किया जाए महोदय, यही मेरा। माननीय वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी और बाद में वरिष्ठ सदस्य मथुरा महतो जी के तमाम लोगों के विचारों को हमने सुना सर। मान्यवर, एआईसीटी ने न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है। एआईसीटी जो नियामक संस्था है उसने एक न्यूनतम अर्हता निर्धारित कर दी कि लेवल 9 के लिए योग्यता यह होगी, लेवल 10 के लिए योग्यता यह होगी। लेकिन उसको शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया के बारे में एआईसीटी की गाइडलाइन मम है मान्यवर, वहां पर इसके संबंध में कोई भी निर्देश नहीं है। विभाग ने एआईसीटी के उस मार्गदर्शन को न होने की स्थिति में यूजीसी के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए शॉर्टलिस्ट करने की परंपरा की। मान्यवर, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की योग्यता या न्यूनतम अर्हता मैट्रिक पास होती है, लेकिन जब विज्ञापन निकलता है तो पता लगता है कि एमए किए हुए लोग भी आ गए। जाहिरा तौर पर जिन लोगों ने एमए किया है, जिन लोगों ने बीए किया है, जिन लोगों ने एमफिल किया है,
उसकी योग्यता का, उसकी शिक्षा का कुछ तो अधिमानता, कुछ तो उसको अंक देना पड़ेगा। मान्यवर यही प्रयास हुआ है। 5 अंक की अधिमानता जो दी गई है राज्य में, अगर ऐसा कोई प्रेसिडेंस है जहां पर कि पूर्व की नियुक्तियों में 5 अंक से अधिक की अधिमानता दी गई हो तो निश्चित रूप से हम विचार करें। मान्यवर हरियाणा और बिहार हमारे देश के ही राज्य हैं, लेकिन हरियाणा और बिहार के प्रेसिडेंट्स झारखंड में लागू अगर हो जाएंगे तो इस राज्य को बिहार से अलग होने की जरूरत क्यों थी? तो मेरा स्पष्ट यह मानना है कि मानवीय आधार पर जिन बातों का उल्लेख माननीय वरिष्ठ दोनों सदस्य कर रहे हैं उनकी बात तो मैं मानवीय आधार पर मानता हूं, लेकिन सवाल यह है कि जो तकनीकी और कानूनी व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुपालन के बाद ही ये बहाली निकल सकती है, हो सकती है, और हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हम दे सकते हैं। हम उनके योगदान को कतई नकार नहीं रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जिस दौर में 2015 से नियमावली बनने के उपरांत अगर 26 तक बहाली नहीं हुई तो 11 वर्षों तक तकनीकी शिक्षा उनके ही कांधे पर चली हो, गुणवत्ता जो भी रही हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक आने वाले भविष्य के लिए अपने संस्थानों को तैयार करना है तो बहुत सारी बाध्यताएं हैं। मैं बस आपसे इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि तकनीकी तौर पर कहीं कोई गलती नहीं की है विभाग ने, तकनीकी तौर पर कहीं भी किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं किया गया है। हम ये चाहते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा में अच्छे लोग आए, अच्छे शिक्षक आए, जो हमारे बच्चों का जो ये ब्रेन ड्रेन और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 18.6 का है, जो नेशनल एवरेज से लगभग 9 नीचे है, हम लोग उसमें बेहतरी हो सके। धन्यवाद मान्यवर। फिर आप मानेंगे कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाएंगे। जिस बात का समाधान यहाँ हो रहा है उस बात का समाधान करना चाहिए, वरना सरकार फिर कोर्ट जाने के बाद यही बात मान जाती है। और मैं आज कह रहा हूं घोषणा करके, ये कोर्ट जाएंगे फिर आप मानिएगा, लेकिन जो आग्रह पूर्वक कह रहे हैं, जो कि विधानसभा में जो बात हो जानी चाहिए, जो सरकार को मान लेनी चाहिए, कोर्ट के कहने पर जो अधिकारी आज आपको AICT के नॉर्म्स बता रहे हैं वहां भींगी बिल्ली की तरह खड़े होकर के फिर वो बात को गलत बताने लगेंगे। इसलिए मेरा इतना ही आग्रह होगा कि आप समझदार हैं, आप चीजों को बेहतर समझते हैं, आपसे लोगों को उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है, इस उम्मीद पर पानी मत फेरिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनर्विचार कीजिए। और जहां तक 50 विधायकों ने समर्थन में लिख के दिया अध्यक्ष महोदय, क्या ये 50 विधायक की जो जिन लोगों ने समर्थन दिया, मेरे पास सारे लोगों की समर्थन की कॉपी है, ये 50 विधायकों ने जो समर्थन दिया है, इन्होंने क्यों दिया समर्थन? क्या उन्हें नहीं चिंता है इस राज्य की? उन्हें चिंता नहीं है टेक्निकल एजुकेशन का कि बेहतर एजुकेशन हो? चलिए, इसलिए मेरा पुनः आग्रह होगा कि आप मेरे आग्रह को, पूरे विधानसभा के तमाम विधायकों का आग्रह को, उन छात्रों को वो बेहतर शिक्षा देते हैं, उन पर विचार करने के लिए आप ऐसा वेटेज दें ताकि वो भी बहाल हो, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, यह प्रयास कीजिए। बस इसी आग्रह के साथ मैं इस प्रश्न को यही खत्म। माननीय मंत्री मान्यवर, लगातार आग्रह माननीय वरिष्ठ सदस्य प्रदीप यादव जी का, मथुरा महतो जी का, और जैसा उन्होंने बताया 50 जी 50 माननीय विधायकों का है। तो माननीय विधायक, मंत्री तो मैं आज हूँ, माननीय विधायक बड़ा कमजोर होता है मान्यवर। क्षेत्र का एक तो आ जाएगा तो साइन तो करना ही है, सब लोग करते हैं, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूंगा कि विभाग ने पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन किया है। अगर कोई न्यायाधीश आता है तो वो बाध्यकारी है, और हम ये मानते हैं कि हर व्यक्ति को अगर उसको यह प्रतीत होता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो सक्षम न्यायालय के पास उसको जाना चाहिए। बस हमारी एक ही चिंता रहती है कि इन्हें मुकदमेबाजियों में आज उच्च शिक्षा की सरकारी नौकरियों की दुर्गति बनी पड़ी है। बाकी तो जैसा न्यायाधीश आएगा उसका अनुपालन सरकार करेगी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, जो मेरा आग्रह होगा। अंतिम बात का उत्तर हो गया। नहीं, अंतिम बात ये केवल एक सेकंड, 10 सेकंड का, कि आप जिस प्रकार का मार्क्स दे रहे हैं, आप परीक्षा लेकर के, एग्जाम लेकर के लीजिए ताकि वो छटे नहीं। अभी तो पहले ही पोदान पर छट जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आप एग्जाम लीजिए, JPSC एग्जाम ले उन अध्यापक के लिए। अगर JPSC को एग्जाम लेना चाहिए, पॉइंट न देकर के आप एग्जाम ले, वो बच्चे चुनौती स्वीकार करने को तैयार हैं।
मान्यवर यूजीसी का एक नॉर्म्स यह भी कहता है कि अध्यापित पदों की संख्या के 3 गुना से ज्यादा यदि आवेदन आ जाएंगे तो वैसी स्थिति में परीक्षा के संचालन पर विभाग निर्णय करेगा। ठीक, चलिए माननीय सदस्य देवेंद्र कुमार जी। देवेंद्र कुमार जी चलिए। मेरा पूरा यही है, बाबा बासुकीनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध मेला तीर्थ क्षेत्र है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों संख्या में भक्त प्रेमी श्रद्धालु पर्यटक सेनाली आते हैं। पूरे क्षेत्र में भीड़ अनियंत्रित हो जाती है। प्राय प्रशासन को भी काफी मकसद करना पड़ता है। महोदय, मेरा सरकार से विशेष आग्रह है कि दर्शनीय टिकट से पचरोडी से पचरोडी बांदोडी तक पथ निर्माण कराए, ताकि श्रद्धालुओं को, सैलानियों को, आम जनता को राहत मिले तथा पर्यटक के क्षेत्र में अद्भुत विकास शुरू होगा, रोजगार के नए नए अवसर पैदा होंगे। इसी वित्त वर्ष 26-27 में इस पथ का निर्माण हेतु सरकार से घोषणा करता। और महोदय, मेरा एक आग्रह है इसी पर, पिछले वर्ष सावन में जो ये रोड बासुकीनाथ से जो देवघर 4 लेन जो सड़कें जो बन रही है, ये कौन विभाग बनाता है ये हमें मालूम जानकारी नहीं। हमें लगता है इस बार भी सावन नहीं पकड़ पाएंगे वो, और बाईपास होकर मोहनपुर से हरसिया होते हुए नौनिहाट होते हुए बासुकीनाथ धाम को पहुंचता है। उसी बीच वहां मोहनपुर के आगे एक दुर्घटना होती है, जो 4 या 5 व्यक्ति माने श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। आज ये स्थिति, ये सब रोड बन जाने से सरकार को भी नियंत्रण रखने में विश्व प्रसिद्ध मेला का सुविधा होगा और यात्रियों को आने जाने में सुविधा होगी। कहीं भी कोई तरह का विकल्प होता है कि बाईपास मार्ग निकलने का ये मुख्य मार्ग है। इसीलिए आग्रह होगा कि आसन से इस रोड को। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य देवेंद्र कुमार जी का मूल जो ध्यान आकर्षण है उसमें प्रश्नगत पथ के नवनिर्माण की बात वह कर रहे हैं। क्योंकि माननीय सदस्य उसी क्षेत्र के माननीय विधायक हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों से ज्यादा बेहतर उनको जानकारी है कि उस पथ की उपयोगिता क्या है, सावन के महीने से लेकर श्रद्धालुओं के आने जाने में क्या कठिनाइयां हो रही हैं। लेकिन मान्यवर, तकनीकी अड़चन या समस्या सिर्फ एक बात की है कि यह पथ 2 अंश में है। धर्मपुर खरबिला पथांश जो है मान्यवर, ये 5.25 किलोमीटर है और इसकी डिफॉल्ट लाइबिलिटी पीरियड की अवधि की समाप्ति है 30/3/2027। इस पथ का स्वामित्व ग्रामीण विकास विभाग के पास है। दूसरा पथांश जो है खरबिला बनवारा पथांश, इसकी डीएलपी की अवधि की समाप्ति की तिथि है 3/6/2028। तो जब तक डिफॉल्ट लाइबिलिटी पीरियड बचा रहता है तब तक उस सड़क पर कोई नया काम कर पाना तकनीकी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य की भावना से बिल्कुल सहमत हूं। मैं उनको जरूर आश्वस्त करता हूं कि विभाग ट्रैफिक सेंसस करा के इस पथ पर चलने वाले लोगों की संख्या के अनुरूप डीएलपी खत्म होने के बाद संबंधित विभाग से पत्राचार करते हुए इस पथ को सुधारने का प्रयास करेगा। चलिए ठीक। हुजूर, मेरा इस पर यह कहना है कि ये ग्रामीण विकास विभाग की मेरा ये शौक है, लेकिन ये डिफेक्ट लाइबिलिटी तो ये ग्रामीण विकास से पीडब्ल्यूडी में हस्तांतरण होने में जो भी विलम्ब है 2 साल में होगा कि नहीं हुजूर? ये मेरा ये कहना कि आज 27 अंदर है। जी हाँ जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को हम ये कहना चाहेंगे कि मैंने उनको कहा कि डिफॉल्ट लायबिलिटी पीरियड समाप्त होने के उपरांत इस पथ के पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण की प्रक्रिया और उससे पूर्व ट्रैफिक सेंसस कराकर कि इसमें कितने लोग चलते हैं, कितनी आवश्यकता है, इसके आधार पर निश्चित रूप से निर्णय होगा।